बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है कि विरोध का अखाड़ा जेएनयू बन गया है। ऐसे में आप कहते हैं कि एबीवीपी के ही लोग थे जो सब कुछ कर रहे थे, जल्दी से उनको पकड़ो। अब जल्दबाजी में तो कानून नहीं किया जा सकता। क्राइम ब्रांच है वो इसकी जांच कर रही है और सरकार है जो अपने रुख अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स नहीं है। जो गुंडे, एंटी नेशनल बुज़दिल लोग अपने चेहरों पर नकाब लगाकर घुसे थे, जो इलीगल ट्रेसपास था, दिल्ली पुलिस कह रही है कि सर्वर डैमेज हो गया। मैं दिल्ली पुलिस से जानना चाह रहा हूं कि भाई साहब, प्रधानमंत्री की नीस का पर्स चोरी हो गया था तो 700 पुलिस वाले 200 सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री के नीस का पर्स आपने 2 दिन में दिला दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये तमाम के तमाम ये जो एंटी नेशनल गुंडा एलिमेंट्स जो क्रिमिनल ट्रेसपास किए जेएनयू में, ये तमाम के तमाम एबीवीपी के हैं और इनको मालूम कि हमारे सैयां जो हैं वो पावर में हैं, उनको बचाएंगे। आप ये बताइए कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया पूरे देश में और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार की बदनामी हो रही है, आप ये भी नहीं पकड़ते हैं लोगों को। अच्छा मैडम, इसकी एक और मिसाल देता हूँ। दिल्ली में सीलमपुर में और आपके दरियागंज में गड़बड़ हुई, वायलेंस हुआ, मैं उसको कंडेम करता हूँ। धनाधन गिरफ्तारी एक साथ, यहाँ पर कोई गिरफ्तारी नहीं। और जो प्रेसिडेंट है जेएनयू की, उस लड़की पर सर पर चोट आई 18 टाके, उसके ऊपर केस। 19 लोग जो जख्मी है, सबके सर और हाथ पर चोट आई है। मकसद क्या था कि इनकी जान लेना, अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है ये, मगर वो भी कुछ नहीं। लेकिन ओवैसी जी, आप बचा क्यों रहे लोगों को? ओवैसी जी बचा क्यों रहे लोगों को? और ये सब इसलिए अब अचानक आप देखते हैं कल से कोई एक हिंदू संगठन का एक जोकर खड़ा हो गया। ओवैसी जी एक सेकंड, एक हिंदू संगठन आ रहा है, वो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही ले रहा है। आप कह रहे हैं कि उनको सरकार बचा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं। जामिया में आप ही थे, तमाम लोग थे जो ये कह रहे थे कि पुलिस आखिर जामिया मिलिया इस्लामिया में कैसे घुसी। अब आप कहते हैं पुलिस जेएनयू में क्यों नहीं घुसी? पुलिस घुसकर यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप करे तो प्रॉब्लम, नहीं घुसे तो प्रॉब्लम। पुलिस का कहना है कि हम रिटन ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद हम गए। मैडम, आपका सवाल बड़ा वाजबी है। इसका हकीकी जवाब यह है कि चलिए आपने जो सवाल किया सरकार की तरफ जो कह रही है मान लेते हैं, मगर जब कोई किसी को मार कर निकलता है, किसी के सर को फोड़ता है और गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर पूरा डैमेज करता है और फिर साबरमती हॉस्टल में घुसकर कश्मीरियों के रूम्स को रैंसैक करता है, पुलिस के सामने निकलते हैं, पुलिस के सामने से निकलते हैं और पुलिस उनको सेफ पैसेज देती है। अरे भाई, कम से कम वहां तो अप्रीहेंड करते। अच्छा, दूसरी बात, पुलिस को यह बताइए कि घुसे कैसा वो लोग स्टेडियम के रास्ते से, पुलिस को नहीं मालूम था। और जामिया में, अलीगढ़ में तो ये तो बाद में स्टोरी क्रिएट की गई कि अलीगढ़ में वीसी ने लिख कर दिया कि भाई रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करो। जामिया के प्रॉक्टर ने कह दिया कि हमने तो इजाजत नहीं दी पुलिस को। यहां पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जामिया के प्रॉक्टर ने कहा। अरे ओवैसी जी सुनिए, मैं तो आपसे स्टैंड पूछ रही हूं ना। आप मुझे ये बताइए कि पुलिस का यूनिवर्सिटी के अंदर जाने पर आपका स्टैंड क्या है? क्या पुलिस अगर देखे कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बन रही है, अंदर में हिंसा की नौबत आ सकती है, स्टैंड क्या है आपका? पुलिस को यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरा सबसे पहला स्टैंड यह है कि चाहे जामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, यहाँ के वाइस चांसलरों में अगर शर्म और हया जिंदा है और वो इस्तीफा दें, क्योंकि अगर कोई लड़का और लड़की पढ़ने जाता है तो वाइस चांसलर उनके माँ बाप होते हैं। वाइस चांसलर को शर्म आनी चाहिए कि उनकी मौजूदगी में ये हुआ, उनकी ये जिम्मेदार है। वहाँ का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को छोड़कर जाना चाहिए कि इनकी मौजूदगी में हुआ। नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार इनको बचा रही है। किसके इशारे पर हो रहा है? किसके इशारे पर पुलिस काम कर रही है? किसके इशारे पर पुलिस आपके हिसाब से नकाबपोशों को नहीं पकड़ रही है? मैंने शुरुआत में ही मैडम आपको कहा कि प्रधानमंत्री के नीस का पर्स चोरी हुआ तो दिल्ली की पूरी पुलिस काम पर लग गई। 700 पुलिस वाले, 200 सीसीटीवी, 2 दिन में पर्स को हवाले कर दिया।
अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं कि मैं वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूं, तो क्या दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के वीआईपी कल्चर को बढ़ा रही है क्या? ये जो बच्चे मारे गए स्टूडेंट हैं, ये कल देश को लीड करने वाले हैं। पुलिस क्यों सपोर्ट कर रही है? अच्छा, कम से कम पुलिस मैडम इतना क्यों नहीं करती कि वो 9-10 जो एबीवीपी के लोग हैं उनका फोन नंबर, फोन लोकेशन देख लीजिए, उनके व्हाट्सएप चैट्स देख लीजिए, उनका कॉल रिकॉर्ड्स तो देखिए ना आप। ये भी नहीं करना चाहते आप, और आप कह रहे हैं कि उसका जो सीसीटीवी का था वो टूट गया है। अरे कितनों को बेवकूफ बनाएंगे? देश देख रहा है, इनकी बदनामी हो रही है। मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जी को अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेने से आप बच रहे हैं? डर लगता है कि अमित शाह का नाम लेने से? अरे मैडम, हम तो बी टीम है ना। आपने सही पहचान लिया मैडम, मुबारक हो आपको। मैडम, डर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह से लगता है। यकीनन आपने अच्छा सवाल किया कि अमित शाह होम मिनिस्टर है इस देश के, और दिल्ली पुलिस इनको रिपोर्ट करती है, तो यकीनन अखलाकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके दफ्तर पर जाकर रुकती है, और उन्हीं को हम जिम्मेदार खड़ा करते हैं, क्योंकि अगर वो इशारा दे दें तो निकल जाएगा पूरा, पकड़े जाएंगे वो लोग। ओवैसी जी, देखिए विपक्ष अलग अलग तरीके से हर कोई, अब देखिए असम के पूर्व मुख्यमंत्री अगर तरुण गोगोई के कद का नेता, कद्दावर नेता प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू जिन्ना बता रहे हैं, सहमत है क्या आप उनकी बात से? अब तरुण गोगोई की बात को तो मैं नहीं मानता, मगर जिस तरह से प्रधानमंत्री हुकूमत कर रहे हैं पिछले 5.5 साल से, एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप हो चुकी है। और पार्लियामेंट में जब हम बैठते हैं तो बीजेपी के एमपीज हमसे कहते हैं, चाय पिलाकर कहते हैं कि ओवैसी जी, देश में जो है 2 प्रधानमंत्री हैं, एक फॉरेन के हैं और एक देश के हैं। ये तो जरूर कहूंगा मैं आपको। देखिए, कुल मिलाकर मेरा आपसे यह सवाल है कि जो अगर यूनिवर्सिटी के अंदर 2 अलग अलग विचारधारा वाले संगठन हैं, वो बहस करें, लेकिन एग्जाम भी तो रोकने का आरोप है कि जो वाम दल के संगठन है वो एग्जाम नहीं देना चाहते थे कि बाकी बच्चे दें, वो रजिस्ट्रेशन रोक रहे हैं, वो इंटरनेट बंद करा रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? क्या इसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन को वहां कदम नहीं उठाना चाहिए? मैडम, ये आपके सामने बीजेपी के एबीवीपी के लोग जो कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। पिछले 70 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले 70 दिन से इस बात की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कि फीस हाइक को कम किया जाए, जो हुआ है, और उन्होंने कहा है कि भाई सेमेस्टर को एक्सटेंड किया जाए, फिर क्लासेस को शुरू किया जाए। बातचीत हो रही थी, किससे हो रही थी? एमएचआरडी के लोगों से। सेक्रेटरी को उसका हटा दिया गया, और उसके बाद अचानक वाइस चांसलर ने वही फी हाइक के ऊपर रजिस्ट्रेशन चालू किया, तो उस पर प्रोटेस्ट हुआ। वायलेंस कहां पर हुआ? वायलेंस किसने किया? वायलेंस तो ये लोग जो 8-10 एबीवीपी के लोग जिनके नाम आ रहे हैं, जिनका नाम मुझे याद है, मैं बयान नहीं करना चाह रहा हूं कि पुलिस खुद बताएगी या अगर हिम्मत है तो, मगर वहां से शुरू हुई गड़बड़ पूरा। नहीं तो आपके हिसाब से फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाम संगठनों के दबाव में काम करे? आपके हिसाब से फिर जो वहां पर जेएनयू में एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके दबाव में काम करे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जहां तक जेएनयू, जामिया और एएमयू का मामला है, हम ये चाह रहे हैं कि इसमें एक इंडिपेंडेंट, ये मेरी राय है, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो और ये पता चला जाए। और उस वक्त होगा जब इन तीनों यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलरों को हटाया जाए। ये सरकार के गुलाम बने हुए हैं, उनके इशारों पर उठते हैं, बैठते हैं और सब गलत हरकतें करते हैं। जहां तक CAA और NPR और NRC का मामला है, मैडम, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरे देश में हर जगह पर, कहीं पर भी आप चले जाइए, प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हम तो प्रधानमंत्री से ये फिर से उनसे गुजारिश करेंगे कि सर, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। ईरान और यूएस का अगर जो झगड़ा चल रहा है, उसमें पेट्रोल की बैरल की कीमत में इजाफा हो रहा है। आपकी तवज्जो वहां पर होनी चाहिए, मगर आप इसको एक ईगो का इशू बनाकर देश को मजहब के नाम पर आप चलाना चाहते हैं, CAA, NPR, NRC के नाम पर। प्रधानमंत्री अगर एक ऐलान कर दें, रामलीला ग्राउंड में कहा कि NRC है ही नहीं, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह देते कि 2024 तक कोई NRC नहीं होगा? क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री? कहिए ना, बात ही नहीं हुई, अभी नहीं है यानी बाद में होगा। अरे अगर अभी नहीं हुआ तो कहीं ना कभी नहीं होगा, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप वो भी नहीं कहना चाहते।
वैसे जी मुझे तो बस इतना ही समझ में आ रहा है कि बच्चों का खून बहता है, उनके माथों से लहू निकलता है और सबकी पॉलिटिक्स चमक रही है। बच्चों को झोंक दिया जा रहा है, कहीं वो मोहरे तो नहीं बनाए जा रहे मोदी के खिलाफ इस लड़ाई में। बिल्कुल सही है। ये मैडम, पॉलिटिशियन छोड़िए, जो सरकार की गरम गरम कुर्सियों पर बैठे हैं हीटर लगाकर अपने कमरे में, और शाहीन बाग में जो महिलाएं 5 डिग्री 4 डिग्री में पिछले कई हफ्तों से वहां पर एहतजाज कर रही हैं, बिल्कुल सही है। ये तो सरकार तो हीटर में बैठी है, और जो प्रोटेस्ट कर रहा है मोदी के खिलाफ वो तो सर्दी में अकड़ रहा है, सुकड़ रहा है, मगर उसके हौसले और हिम्मतें बुलंद हैं। और आपकी बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूं कि इन स्टूडेंट्स की कुर्बानियों की वजह से इस पूरे प्रोटेस्ट में एक नई जान पड़ चुकी है। मैं इन तमाम स्टूडेंट्स को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इस देश को, उसके सेकुलरिज्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे डेमोक्रेटिक वे में। सीएए को खत्म करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, यह परिस्थिति साफ हो गई है सरकार की तरफ से। अब बताइए क्या होगा? हिंसा ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अगर सीएए एनआरसी के विरोध में ऐसे ही विश्वविद्यालय दर विश्वविद्यालय छात्रों को भड़काया जाएगा, हिंसा होती रहेगी, कहां रुकेगा ये? मैडम, मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, मैं अभी आपसे जो कहने वाला हूं आप इसको नोट कर लीजिए, और कभी भी आप मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आना। जो एनपीआर और एनआरसी के रूल्स हैं मैडम, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें अमेंडमेंट किए, वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत है। मैं रूल 4 का आपको हवाला दे रहा हूं, जिसमें एनपीआर एनआरसी का जिक्र किया गया है। एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बीजेपी किसको बेवकूफ बना रही है, किसकी आंखों में धूल झोंक रही है? मैं आपको यह भी बता रहा हूं मैडम कि एनपीआर का जो एन्यूमिनेटर्स का मैनुअल है 2.2.3 में लिखा हुआ है कि हम सबको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। रूल 4 में यह भी कहा गया है कि मुझे डाउटफुल सिटीजन करार दिया जा सकता है, मुझे उसके बाद लिस्ट लगाई जाएगी, कोई ऑब्जेक्शन होगा, उसके बाद एनआरसी होगा। ये सब लिखा हुआ है। ये सरकार क्या समझती है हमको कि हम नहीं पढ़ते हैं? आपके 2000 रूल 4 पढ़िए ना, रूल 3 पढ़िए, और इसको CAA से देखिए, पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। इसीलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, हिंसा ही रास्ता है आपके हिसाब से? हिंसा ही रास्ता है वैसी जी? बिल्कुल नहीं। वायलेंस को मैं कंडेम करता हूं, और जो कोई वायलेंस कर रहा है उसको पकड़िए और अच्छा केस बनाइए और कोर्ट में केस चलाकर सजा दिलवाइए। मगर मैडम, 306 रखने का मतलब यह नहीं है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे। 306 का मतलब यह नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेंगे। मैडम, इससे पहले इस तरह की ताकत इंदिरा गांधी के पास भी थी, राजीव गांधी के पास भी थी। तो क्या इनको अलाउ कर देंगे कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते जाएं, संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाएं, और आप सिटीजनशिप को मजहब से जोड़ दें? जो काम अंबेडकर, गांधी, नेहरू ने नहीं सोचा, क्या ये सरकार उनसे ज्यादा पॉलिटिकल और सोशल विजडम उनके पास है? आप रास्ता यही है कि हम प्रधानमंत्री से फिर से कह रहे हैं, जब आपने रामलीला ग्राउंड में कहा कि एनआरसी की बात ही नहीं हो रही है, सब झूठ कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कह देते कि 2024 तक एनआरसी नहीं आएगा? कहिए ना आप। रहा सवाल CAA का, तो सुप्रीम कोर्ट में है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान मेरे लिए सबसे अहम किताब है, तो फिर आपने मजहब को सिटीजनशिप से क्यों जोड़ा? और आप क्यों बंगाल में, मैंने आपके उस प्रोग्राम में आया था, नकवी साहब ने जवाब नहीं दिया। मैं फिर से कह रहा हूं कि 5.5 लाख बंगाली हिंदूज को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप दी जाएंगी, और 5 लाख जो मुसलमान बंगाली है आसाम में, उनको नहीं मिलेगा। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? एक एक चीज सच्चाई कह रहा हूं, देख लीजिए। अगर गलत कहा हूं तो फिर बुला लीजिए मुझे। देखिए, एक बहुत बड़ा तबका है, 306 सीटें लेकर ये सरकार सत्ता में आई है, 306 की ताकत है। एक बहुत बड़ा तबका है जो सीएए एनआरसी का समर्थन करता है। उनका क्या? उनकी आवाज कुचल दी जाए? मैडम, मैं जब इंग्लैंड में तालीम हासिल करता था, तो मैं जब चावल बनाता था तो चावल में से मैं कंकर निकालता था। मैं चावल को नहीं फेंकता था पूरे। आप चावल से कंकर निकालिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप तो पूरा चावल को फेंक रहे हैं। आप तो 120 करोड़ लोगों से कह रहे हैं कि भैया लाइन में खड़े हो जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान के नए बादशाह नरेंद्र मोदी और उनके तमाम लोग लाइन में खड़ा कर देंगे हमको। बताइए ना, यकीनन जो चावल में कंकर है निकालिए, कौन रोक रहा है आपको? आप मुझे बताइए मैडम कि इस देश में सिर्फ 6% लोगों के पास पासपोर्ट है। मैं जिस स्टेट्स में, तेलंगाना में आता हूं, यहां पर 30% लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। कहां से लाएंगे लोग? और ये सबका मामला है।
कहां से एक दलित, आदिवासी और गरीब आदमी लाकर आएगा कागज? क्या करने जा रही है सरकार? हम तो मोदी जी से प्रधानमंत्री हमारे, मैं उनका पॉलिटिकल अपोनेंट था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन से उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप क्यों नहीं कह देते कि जब तक मैं प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनली रहूंगा 2024 तक इस मुल्क में एनआरसी नहीं आएगा? कहिए ना, आपको कौन रोक रहा है? पार्टियां फायदा उठा रही हैं, ये आरोप मैं बार बार दोहरा रही हूं। डेमोक्रेसी खून मांगता है क्या आपके हिसाब से? फिर अगर जमहूरियत बच रही है इससे, जमहूरियत ऐसे हिंसक आंदोलन से बचती है, तो जमहूरियत क्या खून मांगता है? मैडम, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है तो फिर ये इनको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, और हिस्ट्री और तारीख उनको कभी याद नहीं रखेगी। जहां तक मेरी बात है, मैं प्रोटेस्ट करता रहूंगा। आज से 50 साल बाद जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कम से कम मेरे बारे में तो ये नहीं कह सकेगा कि जब इस देश के नौजवान इस देश की रूह को बचाने के लिए लड़ रहे थे तो ओवैसी जाकर सो गया। कम से कम वो लिखा है कि हाँ, इसने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया। वो तो मैं कर रहा हूं, मगर पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि ये तारीख, भारत की तारीख की एक अहम डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है। अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ये नूरा कुश्ती करेंगे तो फिर हिस्टोरियन इनको कभी माफ नहीं करेगा।